आज फार्मा इंडेक्स में भी काफी अच्छी तेजी है, और अगर हम देखें तो फार्मा एक ऐसा इंडेक्स रहा है जो ज्यादा गिरा भी नहीं है। आज वुकहार्ट करीबन 6% ऊपर है। पीपीएल फार्मा में 5.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। जी इप्का लैब्स में 3.5% का है। बायोकॉन भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, सो आज there's good traction on all the pharma stocks। और 52 वीक हाई में अगर देखिए तो हम औरो फार्मा आज 3% ऊपर इस समय है, और 1320 का इसने लेवल इस समय बनाया हुआ है, पर 52 वीक हाई पे है। ग्रेन्यूल्स इंडिया भी 4.5% ऊपर है, ये भी 52 वीक हाई पे है, 632 के आसपास का लेवल है। एमक्योर में भी 4% का इजाफा है, 1599 के आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। तीनों ही स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। आप समझ सकते हैं जब मार्केट इतनी नीचे आई, लेकिन ये स्टॉक्स जो है अपने आप को अपनी हायर लेवल्स पे बिल्कुल बरकरार रखते हुए। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन, जो गिरते बाजार में भी रिजिलियंट रहे, सस्टेन करें, और आप पे अपनी जो जर्नी है बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल्स दैट दे आर फॉलोइंग डू बेटर। अगर अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो ओएनजीसी पे है। ओएनजीसी है उनके पास 284 के लेवल पे खरीदा है। दूसरा है आरवीएनएल 340 के लेवल पे खरीदा है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी एट विच हायर लेवल पॉसिबल, तो ये दोनों में एग्जिट करना चाहते हैं। कहते हैं कि कौन से लेवल्स पे इनको एग्जिट करना चाहिए। मनीष कैन यू हेयर मी? चाहिए। आरवीएनएल का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। वी लॉस्ट योर वॉइस मनीष, आपको रिपीट करना पड़ेगा। ओएनजीसी एंड आरवीएनएल बोथ। जी, ओएनजीसी में बने रहने की राय होगी। ओएनजीसी का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। आरवीएनएल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी भी वीकनेस है और भी वीकनेस आ सकता है। तो 300 के आसपास कोई भी बाउंस आता तो वहां पे एग्जिट करने की राय होगी। आप ओएनजीसी में थोड़ा बहुत एलैबोरेट कर देंगे? ओएनजीसी व्हाट लेवल सपोर्ट, व्हाट लेवल रेजिस्टेंस? जी, ओएनजीसी में 250 260 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आता है और ऊपर में 320 तक के टारगेट्स वापस देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो आईसीआईसीआई बैंक पे है। 1413 की खरीद है, कहाँ एवरेज करें? जी, मेरे हिसाब से 1100 के आसपास एक राइट एरिया होगा एवरेजिंग वगैरह करने का। तो अभी हम्म, तक और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 100 150 रुपए का और फॉल आता है तो 1100 हम्म, रुपए के आसपास एक अच्छा जोन है। हम्म। करण का अगला सवाल है। करण पूछते हैं कि उन्हें केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ अलॉट हुआ था। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, पर क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? जी, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा हम्म, सा आप सही लेवल्स पे वापस इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। और हम्म, बाकी अच्छे स्टॉक्स जो है जैसे मैंने आपको बताया लॉरस लैब वगैरह, ये सब हम्म। स्टॉक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो सुनीता जी का है। सुनीता जी पूछती है, प्राइम फोकस है उनके पास 295 में, एमआरपीएल है 190 में, और बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा 250 में। होल्ड करे, बेचे, और मीडियम टर्म का व्यू है उनका। और जी, प्राइम फोकस तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी होल्ड करना चाहिए और एक और स्टॉक कौन सा बताया? एमआरपीएल। एमआरपी। जी, एमआरपीएल भी होल्ड करना चाहिए। तीनों ही स्टॉक होल्ड करने चाहिए, मुझे लगता है अभी भी स्ट्रेंथ है। और यहाँ से अगर मार्केट जैसे बेस बनाता है तो बहुत अच्छे मूव्स वापस देखने मिल सकते हैं। ओके, तो तीनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह सुनीता जी आपका। प्राइम फोकस, एमआरपीएल एंड बीओबी। अगला सवाल जो है वो रेडिंगटन पे है। रेडिंगटन 635 शेयर्स एट द रेट ऑफ 230 रुपीज ईच। व्हाट विल यू सजेस्ट? कोई भी बाउंस आता है एग्जिट करने की राय होगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। 220 225 के आसपास कुछ भी बाउंस आया एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, अगला सवाल जो है वो अभिषेक जैन का है। उनके पास 2000 स्पाइस जेट के शेयर्स है, 16 रुपए में उन्होंने खरीदे थे। फेसिंग ह्यूज लॉसेस, इज देयर एनी चांस ऑफ रिकवरी? नीड योर गाइडेंस। आई थिंक देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर आप इंडिगो को भी देखें तो इंडिगो तो ऊपर से बहुत करेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग, और इसके चलते हुए बहुत सारी कैंसलेशंस भी हुई है, फ्लाइट्स भी नहीं जा रही है, तो दिक्कत तो है एविएशन सेक्टर के लिए। आप क्या राय देंगे अभिषेक? और जी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अगर निफ्टी में जैसे कुछ सपोर्ट मिलता है, कुछ बाउंस देखने मिलता है, तो ये स्टॉक्स में भी एक बार शॉर्ट कवरिंग रैली तो आएगी। तो एक बाउंस मिल सकता है निकलने के लिए एक बेटर प्राइस पे।
ओके, अगला सवाल जो है वो वीके का है। अब वीके, वो उनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, वीके उनका हैंडल है। वो पूछते हैं न्यू बाइंग करने के लिए बेस्ट स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए कौन से होंगे? जी, मेरा फोकस ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ज्यादा है। ट्यूब इन्वेस्ट इंडिया, यूनो मिंडा, टीवीएस मोटर, ये स्टॉक्स पे ज्यादा है। हम्म, सन टीवी एक अच्छा लग रहा है, सन टीवी में अच्छा ब्रेकआउट है, इटर्नल में अच्छा ब्रेकआउट है, नौकरी में और टीवीएस मोटर में अच्छा ब्रेकआउट है। हम्म। तो इन स्टॉक्स को आप रडार पे रख सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एनालिसिस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कैन टेक ए कॉल। अगला जो सवाल है वो है कि आरईसी शेयर होल्डर्स को क्या फायदा मिलेगा मर्जर से, कब तक होगा मर्जर? और जी, मेरे हिसाब से अभी भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, और चार्ट पे अभी भी वीकनेस ही है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, ट्रेंड जो था अप ट्रेंड था, प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ है, क्योंकि मार्केट में भी फॉल आया तो रिट्रेसमेंट इसमें भी हुआ है। तो बने रहने की राय होगी मेरे हिसाब से। ओके, पीसीबीएल के स्टॉक को देखिएगा मनीष। पीसीबीएल आज 15% ऊपर है, और निफ्टी 500 का टॉप गेनर भी है। और गॉडफ्रे फिलिप्स आज 14% अप है, 2167 के आसपास का लेवल है, ये भी आज एक टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू होगा? ये दोनों ही स्टॉक थोड़े भागने वाले घोड़े वैसे वाले स्टॉक है। गॉडफ्रे फिलिप्स तो बहुत ही भागता है जब भी भागता है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर बेस बनता है, मार्केट में यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे करेक्शन नहीं लग रहा। 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेवल है, वो टेस्ट करने जरूर आ सकता है, बट कहीं ना कहीं वी आर वेरी मच क्लोजर टू बॉटम। तो ये बहुत अच्छा एरिया है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, क्योंकि जैसे मार्केट में रिकवरी आएगा ये सब स्टॉक्स पहले अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बताइएगा, आज ज्वेलरी से जुड़ी हुई, गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनीज पे काफी अच्छा एक रुझान है। आप टाइटन को देखिएगा, वहां पे भी अच्छा मोमेंटम है। आप कल्याण ज्वेलर्स को देखिएगा, वहां पे भी अच्छा मोमेंटम है। ये स्टॉक्स आप ट्रैक करते हो तो आपको कैसे लग रहे हैं? जी, डेफिनेटली टाइटन तो वन ऑफ द बेस्ट पिक है, और मुझे लगता है वापस ये पोटेंशियल रखता है जो 52 वीक हाई था वो क्रॉस करने का। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एंड डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। ओके, एलएनटी एक और स्टॉक जहां पे हमने 25% से ज्यादा की करेक्शन देखी, क्योंकि एलएनटी का करीबन 40% ऑफ द एक्सपोजर इज इन मिडिल ईस्ट, उनके ऑर्डर बुक का। तो उसके चलते हुए एक डेंट हमने स्टॉक पे देखा। लेकिन अगर हम लास्ट कपल ऑफ डेज देखें तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब अपनी बेस फॉर्मेशन में लगा हुआ है, और आज भी ये स्टॉक जो है करीब करीब इस समय एक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए 3.25% के इजाफे के साथ 3630 इज द लेवल। इन इस स्टॉक पे आप क्या राय देंगे? जी, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है इसका, और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग काउंटर है। मुझे लगता है एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। और अगर मार्केट में थोड़ा और कनेक्शन आता है और बेटर प्राइस पे मिलता है, 3,500 3,400, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही अच्छा पिक रहेगा ये। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। आज सुमन का सवाल आया है, वो कहते हैं कि आज ई टू ई नेटवर्क में क्या करना चाहिए। दो स्टॉक्स हैं उनके, ई टू ई नेटवर्क और केआरबीएल। जी, E2E नेटवर्क में मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस अभी भी है, और ये 2019 के लेवल्स में जा सकता है उस जोन में। तो इससे एग्जिट करने की राय होगी। दूसरा था KRBL, राइट? या KRBL से भी एग्जिट करने की राय होगी। इसमें भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, मुझे लगता है वापस ये 260 270 के जोन में आ सकता है। एक सवाल आया है, वो पूछते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के में अगर निवेश करना हो तो कहाँ करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारी स्टोरीज निकल के आ रही है मनीष, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि काफी दिक्कत में रहे, 20% प्लस फॉल हमने वहां देखा है, तो इट इज बेटर टू गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स फोकस्ड ऑन स्मॉल एंड मिड कैप्स। आपकी क्या राय होगी? और अगर किसी को ईटीएफ में निवेश करना हो तो कौन सा ईटीएफ सही है? और जी, मेरे हिसाब से ETF ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और ETF में मुझे लगता है कि मिड कैप ETF है, IT ETF है। तो ये सब ETF, जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF है, निफ्टी मिड कैप ETF है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप ETF है। तो ये सब ETFs में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ETFs थोड़े ज्यादा बेटर रहते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। जी,
एक और शेयर जो है जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो है आईओसी। आईओसी कुछ लिखा नहीं है कितना एक्सपोजर है, किस रेट पे है, पर आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल दिक्कत में रहे क्योंकि क्रूड के दाम जो है काफी फ्लक्चुएट कर रहे थे, काफी ऊपर चले गए थे। तो एक दबाव जो है वो इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। ऑन द अदर हैंड अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वहां पे थोड़ी बहुत रेजिलियंस हमको देखने को मिली। तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या करना चाहिए मनीष? और जी मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक्स में बॉटम नहीं बने, बॉटम बनना अभी भी बाकी है। चार्ट का स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो आईओसी अभी 140 चल रहा है और उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है वो 120 के आसपास आता है। तो अभी भी यहाँ से 10% 15% का और कनेक्शन इसमें आ सकता है स्टॉक में। ओके, अगला सवाल जो ये है वो पूछते हैं बाइंग लेवल्स ऑफ गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज। गोल्ड बीज और सिल्वर बीज क्या भी खरीदनी चाहिए मनीष? अगर खरीदनी चाहिए तो बाइंग लेवल इनका क्या हो सकता है? जी, अगर गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कम आपका 5 साल का व्यू होना चाहिए, क्योंकि ये सब ओके। इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो आपको एक वेरियस प्राइस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक ही प्राइस पे सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे आज थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, फिर अगर और नीचे मिलता है तो और थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। इस तरीके से आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग रूल फॉलो करना चाहिए। एक ही प्राइस पे सारा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनीष, कुछ जब वॉर से पहले हम बात करते थे कंजम्पशन स्टोरी की, एफएमसीजी की, डिस्क्रिशनरी आइटम, डिस्क्रिशनरी से जुड़ी हुई कंपनीज की, कि अब कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा और कंजम्पशन बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। पर अब जो अभी हम जिस सिचुएशन में है, लगता नहीं है कि कंजम्पशन में ज्यादा कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये एफएमसीजी स्टॉक्स जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, उस पे आपका क्या व्यू बन रहा है? और जी मुझे लगता है इसमें भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी भी इसमें कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स वगैरह है। तो मुझे लगता है इसमें सिलेक्टिव काउंटर पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, मेटल स्पेस में कुछ पसंद है आपको मनीष? और जी डेफिनेटली मेटल्स में अगर बात करें तो मेटल्स में लॉर्ड्स मेटल, एपी अपोलो, वेलकॉप, टाटा स्टील, ये 4 स्टॉक है जो रडार पे हैं और अच्छी स्ट्रेंथ है। लॉर्ड्स मेटल में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ का अच्छी मजबूती है। और उन स्टॉक्स में आज आईटी पे आपकी क्या राय बन रही है इस समय मनीष? आईटी स्पेस में थोड़ी बहुत रेजिलियंस तो दिखाई है, बहुत गिर चुका है, या तो इसलिए है या फिर बॉटम बनने की तैयारी है। आईटी एज अ इन्वेस्टमेंट बेट नहीं रहेगा? और जी डेफिनेटली आईटी लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली अच्छा बेट है ही। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। एक ही अमाउंट पे या एक ही प्राइस पे सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं, अथर्वा का सवाल है। वो पूछते हैं भारतीय एयरटेल 2035 का बाय है, एलएनटी टेक्नोलॉजीज 3866 एंड एलएनटी एट 4395। इन तीनों ही स्टॉक्स पे आप क्या राय देंगे? और जी डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। मुझे लगता है अभी ये बहुत अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। यहाँ पे 23,000 22,500 ये जोन बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। कोफोर्ज के चार्ट्स देखिएगा, कोफोर्ज कैसा लगता है आपको चार्ट्स पे? और जी आईटी सेक्टर में ये कोफोर्ज है, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तब रिकवरी के लिए सबसे जो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक है वो उसमें कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंस, यही कुछ स्टॉक्स हैं जो रिकवरी के साइन दिखा रहे हैं। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है एरिकॉन। एरिकॉन पे क्या करना चाहिए? जी इरकॉन इंटरनेशनल मेरे हिसाब से एग्जिट करने की राय होगी, और भी बेटर प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल सकता है। खबर ये आ रही है कि आरबीएनएल और एरिकॉन के मर्जर की खबरों के बीच दोनों ही स्टॉक्स में 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इफ माय प्रोड्यूसर्स आर लिसनिंग टू मी, कंसोलिडेशन इन द रेलवे स्पेस अगर होती है तो फायदा कुछ होगा मनीष? अजय डेफिनेटली होगा, बट अभी तक चार्ट पे उतना साइन हमें दिख नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और बेटर प्राइस पे मिल सकता है। ओके, चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। और सवाल जो है ये नरसलम जी का है। वो पूछते हैं जम्मू कश्मीर बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक क्या टिप पे खरीदने चाहिए?
और जी दोनों ही बेटर लग रहे हैं यही करंट प्राइस पे ही। और जैसे मैंने बताया कि पोर्टफोलियो वाले काउंटर्स है, तो आपको थोड़ा सा अभी स्टार्ट करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा लेवल है पोर्टफोलियो बनाने का, तो धीरे धीरे ये सब स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या बातें जहन में रखनी चाहिए मनीष? व्हाट शुड वन रियली टेक केयर ऑफ व्हाइल बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, अगर किसी को भी अफ्रेश बनाना हो तो? जी मेरे हिसाब से डेली और वीकली चार्ट देखिए। डेली और वीकली चार्ट पे अगर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा है चार्ट पे, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वैसे स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। और आरएसआई कैसा रोल प्ले करता है? आरएसआई, उसमें वीकली आरएसआई देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। वीकली आरएसआई 60 के आसपास होगा, तो ऐसे स्टॉक्स पे डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है।